आदाब, नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट जेड के फैज़ान साहब। हम उनसे उत्तर प्रदेश की सियासत पर बात करेंगे, क्योंकि 2022 के शुरू में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं, दोनों अपने वजूद को अवाम के सामने जाहिर कर रही हैं। ऐसे में देखते हैं कि आखिर क्या शक्ल सूरत बन रही है। और हमारा फोकस ज़्यादातर उत्तर प्रदेश पर है और उत्तर प्रदेश पर सारी पार्टियों का फोकस है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो सूबा है जो न सिर्फ ये कि मुल्क में सबसे बड़ा सूबा है, बल्कि जहां से प्रधानमंत्री भी आते हैं। तो आइए बात करते हैं जेड के फैज़ान साहब से उत्तर प्रदेश की सूरत हाल पर, क्योंकि अभी वो उत्तर प्रदेश के दौरे से लौटे हैं और उनकी काफ़ी नज़र है। तो हम बात करते हैं। फैज़ान साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, आपका स्वागत है। क्या लग रहा है आपको कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में क्या राजनीतिक सियासी सरगर्मियां हैं? देखिए, सियासी सरगर्मियां तो बहुत तेज़ हैं। मैं समझता हूँ उसका गालिबन एक रीज़न ये भी है कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद लोगों को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिला है कोरोना काल के बाद। वैसे तो चुनाव की एक्टिविटी तो 2 महीने पहले शुरू होती है, 2.5 महीने पहले, लेकिन अब की बार तो 5-4 महीने पहले से शुरू है। तो वो है, सारी की सारी पार्टियां एक तरह से उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है वहाँ पर। और सूरत हाल जो है, मैं अभी पिछले दिनों वहाँ पर था, जौनपुर, आजमगढ़ और दूसरे कई अजला के। आप तो घूमते रहते हैं। तो पॉलिटिकल सिनारियो ये है कि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी अपने आप को सरकार में रिटेन करना चाह रही हो, तो चाहे हर पार्टी, वो हर पार्टी चाहेगी। वो इस कोशिश में भी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनको मिले। सूरत हाल ये है कि बीजेपी है और मुकाबले में जो है सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद अगर तीसरे नंबर पर किसी को रखना है तो बहुजन समाज पार्टी है। आप कुछ भी कहें, लेकिन आप उससे आप कांग्रेस के होकर के कह रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुजन में भी, कांग्रेस और बहुजन में अभी लड़ाई नहीं। आप मुझसे ग्राउंड रियलिटीज़ की बात कर रहे हैं ना। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि तीसरे नंबर की पार्टी बीएसपी ही है। बीएसपी का गिराफ गिरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसका कुछ वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही पिछले चुनाव में शिफ्ट हो गया था, समझा आपने। पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी थोड़ा गया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आप उसको नहीं कर सकते, समझा आप। एकदम नकार देना वो गलत होगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वो 15% चला गया, 20%, उससे नीचे नहीं आ सकते। कम से कम मैं 20% से नीचे उसको लाने को तैयार नहीं। 80% दलित तो उसके साथ है, और दलित तो उसको कहने पर चलता है, ये उसकी ताकत है। मुलायम सिंह कहना चाहिए समाजवादी पार्टी जो है, इसलिए कि अखिलेश जी ज़रूर उसके चीफ मिनिस्टर रहे, MP भी रहे और सब कुछ रहे। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि अखिलेश यादव जी आज की तारीख तक जो मैं देख रहा हूँ, अपने आप को उस तरह का लीडर साबित नहीं कर पाए जिस तरीके से मुलायम सिंह जी थे। कि मुलायम सिंह जी के उत्तराधिकारी, जैसे बिहार में क्या कहते हैं, लालू के उत्तराधिकारी के तौर पर उनके साहबजादे ने साबित किया वहाँ पर। लेकिन अखिलेश यादव जी आज तक जो कुछ भी रहे, चाहे वो पार्लियामेंट के चुनाव लड़े हों, MP मतलब उसमें MP रहे हों, और चाहे वो इसमें मतलब कुछ जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव खुलकर बोलते हैं, नहीं, उन्होंने नटशेल में उन्होंने अपने आप को ये साबित किया कि मुलायम सिंह जी कमी महसूस लालू प्रसाद की, और मैं लीडर हूँ अपने आप में। लेकिन अखिलेश जी वो अपनी एबिलिटी को शो नहीं कर पाए, ऐसा मेरा मानना है। और उसकी वजह गालिबन ये भी है कि अखिलेश यादव जो हैं वो आम जनता से उस तरह से नहीं जुड़ पाए जिस तरीके से मुलायम सिंह जी ने जुड़े हुए थे या हैं जुड़े हुए, समझा आपने। ये है एक बात। दूसरी बात, ये कुल मिला करके बीजेपी का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि अपोजिशन जो है उत्तर प्रदेश के अंदर उसका इत्तेहाद हो। आपने कहा कि चुनाव, जैसे आपने खुद ही ये बात कही, किससे इत्तेहाद हो? सारी पार्टियों का आपस में इत्तेहाद। मतलब नहीं, सारी पार्टियों को तो नहीं हो पाएगा, कभी भी सारी पार्टियों को नहीं हो क्यों नहीं सकता। अगर करना चाहें, देखिए करना चाहें तो हमने 2015 में देखा था कि बिहार में कांग्रेस, JDU, RJD तीनों एक साथ पार्टियां आ गई थी। और मैं ये मानता हूं, मैंने कई बार लिखा भी कि यूपी में भी अगर देखा जाए तो 3 बड़ी पार्टियां हैं अपोजिशन में इस वक्त, कांग्रेस, समाजवादी और BSP। तो अगर बिहार में हो सकता है और उसके नतीजे देखे तो यूपी में भी हो सकता है कि महागठबंधन बन सकता है।
अब क्यों नहीं हो सकता ये आप बताएंगे जी। नहीं, क्यों नहीं का मतलब कि मायावती जी अपनी अलग लाइन ले रखी है उन्होंने, तो मैं समझता हूँ कि मायावती जी शायद उसके लिए तैयार ना हो। लेकिन अखिलेश जी जो हैं, अखिलेश की समाजवादी पार्टी, मैं कह रहा था कि बीजेपी के मुकाबले में सबसे बड़ी पार्टी है, तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरी पार्टियां जो इत्तेहाद करे, वो करने की कोशिश भी कर रहे हैं छोटी छोटी पार्टियों से, समझा आपने। लेकिन जो खराबी है, जो कहना चाहिए कमी है, मैं कहना चाहता हूँ, वो ये है कि अखिलेश जी के गिर्द एक सर्किल है, उसने उनको ये बता दिया है कि आप तो चीफ मिनिस्टर होने जा रहे हैं, और मेरा अपना कहना यह है कि वो तो बस देखिए फैजान साहब, ऐसा है कि संगम जो है, छोटी छोटी किसी नदी में, गंगा में छोटी छोटी नदियां मिल जाएं तो संगम नहीं कहलाता जी। संगम के लिए तो जरूरी गंगा है जमुना कि का मिलना, गंगा जमुना और सरस्वती हाँ बिल्कुल, जब तक ये नहीं मिलते संगम नहीं बन सकता। नहीं, इसी तरीके से आप देखिए, इसको आप इत्तेहाद नहीं कह सकते कि समाजवादी छोटी छोटी पार्टियों के लिए, ये कोई इत्तेहाद नहीं है। अगर इत्तेहाद कहलाएगा, नहीं, मेरा सिर्फ कहने का मतलब, आपकी बात बिल्कुल सही है, शुरुआत वहाँ से होगी, तो ये जो दो यानी गंगा में जमुना मिले, वो जो है वो हालात उस तरह के पैदा होंगे। अभी मिले, देखिए आप बिल्कुल एंड टाइम पे। अब कांग्रेस ने दिया था कि 27 साल यूपी बेहाल का नारा दिया कांग्रेस ने, किसके खिलाफ था वो नारा? समाजवादी के खिलाफ था, जगह जगह जो लगे थे। मतलब 27 साल का नारा तो मतलब जो भी सरकारें रही हैं, लेकिन उस टाइम तो अखिलेश यादव की सरकार थी 12 से और 17 तक, तो उन्हीं के खिलाफ एक तरीके से नारा था। लेकिन फिर इत्तेहाद हो गया अचानक। तो मैं हमेशा ये कहता रहा कि मतलब पहले से अगर कर लेते तो बेहतर था। और हुआ ये कि वो जो नारे तमाम लगे हुए थे, पुते हुए थे, पेंट, वो भी नहीं छूट सका था। तो मतलब जो आप कह रहे हैं, सर पर चुनाव है, अभी भी अगर नहीं, अभी कहाँ, अभी तो कुछ टाइम है, ऐसा नहीं है। सर पे कहने का मतलब बिल्कुल करीब नहीं है, अभी कुछ ना कुछ तो फासला ही है, अभी भी हो जाए तो बेहतर है, समझा आपने। अब है क्या कि मैं इसलिए समाजवादी पार्टी का नाम या अखिलेश यादव का नाम ले रहा हूँ कि सामने बीजेपी के वही खड़े हैं, बकिया सब उन्हीं के यहाँ मिलना सबका हो सकता है, समझा आपने। जैसे आपने कहा बड़ी नदी में छोटी नदियाँ, तो बड़ी नदी तो यही है, ये हकीकत है, उसको हमको मानना चाहिए, समझा आपने। तो ये मान के चल रहे हैं, उनके गिर्द जो लोग, वहाँ बात कट गई थी, उन लोगों ने बना दिया है, जो उनके इर्द गिर्द घेरा है कि साहब आप तो चीफ मिनिस्टर हो रहे हैं और आपको मुसलमान मजबूर है वोट देने के लिए, इसलिए आपको वोट देगा, जिस तरीके से वहाँ उसने बंगाल में दिया है। लेकिन बंगाल में और यहाँ में जो फ़र्क है वो नहीं लोग बता रहे हैं ना, अखिलेश जी देख पा रहे हैं। इसलिए कि मेरी बहुत से मेरे भी ताल्लुकात हैं थोड़ा मोड़ा, तो मेरी 2-3 सीनियर लोगों से बात हुई, बल्कि कई ये कहना चाहिए दे आर वरीड अपॉन कि यार अखिलेश जी को लोगों ने, उनके जो हैं, उन्होंने ऐसा बना दिया, अब हम क्या करें। वो ये मान के चलें हमको मिल जाएगा। ममता बनर्जी और यहाँ में बुनियादी फ़र्क ये है कि ममता बनर्जी पर जब बीजेपी ने इल्ज़ाम आयद किया और टारगेट किया उसको, ऑफेंसिव हुई उसके खिलाफ कि ये मुसलमानों का अपीजमेंट करती रही है, इसलिए कि कोई सारी ताकत वहाँ झोंक दी। उसके अलावा जितनी भी मुनाफरत फैला सकते थे वो भी वहाँ पर उन्होंने किया, कुछ कसर नहीं छोड़ी। लेकिन एक ही उल्टी हो गई, सब तदबीरें। मुसलमानों ने वहाँ जम के और डट के ममता को वोट दिया, इसलिए कि ममता के ऊपर जब इल्ज़ाम तराशी की, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आप मुसलमानों का अपीजमेंट कर रहे हैं, तो ममता ने डिफेंस नहीं किया अपने आप को, डिफेंसिव नहीं हुई, वो ऑफेंसिव हुई। उसने कहा मैंने किया है और अगर मैं सत्ता में आऊंगी तो मैं इससे ज़्यादा करूंगा। क्योंकि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होती रही है, मैं उनकी नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़ी हूँ, इसलिए मैं करूँगी उनके खिलाफ। और मैंने कोई कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके बात नहीं किया है। मगर यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर जो हैं सारे के साथ अखिलेश तो हैं ही हैं, लेकिन जितनी भी पार्टियाँ हैं, माफ़ कीजिएगा, दोज हु क्लेम टू बी सेकुलर, मैं तो सेकुलर कहता हूँ, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो मैं कहता दोज हु क्लेम टू बी सेकुलर, वो सारी की सारी जो हैं वो सॉफ्ट हिंदुत्व पे हैं, वो ऑफेंसिव नहीं हो रही हैं। बीजेपी का मुकाबला करने के लिए इन तमाम सेकुलर पार्टियों को ऑफेंसिव होना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता था। अब यहाँ हुआ और हो रहा है उल्टा यहाँ तक हो रहा है कि MY जो एक डिक्लेयर्ड चीज़ थी सारे अखबारों में, रेडियो में, आवाम में, कि साहब MY माने मुसलमान और यादव, वो वहाँ पर बिहार में भी और यहाँ पर भी यूपी में। लेकिन डिफेंसिव होने का हाल ये है कि अखिलेश जी ने, वो तमाम अखबारों में वो चीज़ें आई, उन्होंने कह दिया कि साहब MY का मतलब लोग गलत समझते हैं, मुसलमान यादव नहीं बल्कि महिला और यूथ। तो डिफेंसिव होने का ये आलम है, तो कैसे काम चलेगा, समझा आपने। मतलब वोट भी चाहते हैं और डिफेंस और बोलना नहीं। मगर एक चीज़ मुमताज़ साहब, इन लोगों की सेकुलर पार्टियां जितनी भी हैं, उनकी समझ में ये बात नहीं आती कि
ये चाहते हुए भी इनके खमीर में वो बात नहीं है जो नागपुर का एजेंडा है जिसको लेकर बीजेपी आरएसएस और तमाम चल रहे हैं, वो इनके खमीर में नहीं है। वो चाहते हुए भी हिंदुत्व का उतना मुजाहरा नहीं कर सकते। इसलिए जब आप नहीं कर सकते तो आप सेकुलरिज्म, तो आपका कंपल्शन है, आपको सेकुलरिज्म के लिए डट के खड़ा होना पड़ेगा। इस मुल्क के मफाद में सेकुलरिज्म के लिए तो है नहीं कि आप ये न कहें साहब मैं हिंदू नहीं हूँ। हाँ, तो ये तो नहीं भाई, आप सबको ले करके चलने का नाम जो है सेकुलरिज्म है। तो जब आप वहां तक नहीं जा सकते या उससे मोदी से आगे, आरएसएस से आगे जाएंगे, बीजेपी से आगे जाएंगे, तब ना हिंदुत्व का फार्मूला काम करेगा। वो आप कर नहीं सकते। तो सेकुलरिज्म तो आपका कंपल्शन है, मुल्क के इंटरेस्ट में है और आपका ये माजी भी रहा है। देखिए, हम कहीं भी किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने सेकुलरिज्म का दामन कभी छोड़ा इन लोगों ने। क्लेम टू बी, समझा आपने, हमेशा उसके लिए खड़े रहे। तो ये बातें की समझ में नहीं आती। बीएसपी के बारे में मतलब ये ऐसा लोग अब परसेप्शन बना रहे हैं कि बीएसपी का जो रवैया है मायावती जी का, तो वो कुछ ऐसा है कि शायद वो बीजेपी से कुछ गठबंधन कर लें, अगर कुछ फायदा दिखाई दीजिए। हो सकता है। ये मतलब ऐसा लोगों का ये परसेप्शन बनता जा रहा है। जी। क्या लग रहा है आपको कि क्या मतलब हालात हो सकते हैं? क्या मतलब क्या कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा है। एक चीज़ है, बीजेपी से समझौता करने में तो माफ़ कीजिएगा, मायावती को कभी आर नहीं रहा, आरएलडी को कभी आर नहीं रहा। इवन मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह के साथ सरकार बना ली। जो बाबरी मस्जिद का नंबर 1 मुलजिम था, उसके बाद तो दूसरे लोग आते हैं। ये एक ही आदमी को बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से सजा हुई 24 घंटे के लिए ही सही, कुछ घंटों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको किया। तो वो चीज़ें, लेकिन उसके साथ सरकार बना ली। अगर आप इस उसूल पे जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने कभी समझौता नहीं किया। बिल्कुल, ये तो तारीख उसकी है। समझा आपने? तो ये है उसके अंदर बीजेपी। तो वो आपने अब बाबरी मस्जिद और अयोध्या की बात छेड़ दी है, तो आज 6 दिसंबर भी है। जी। और आज के दिन आचार्य प्रमोद कृष्णम जो प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार हैं जी, उन्होंने ट्वीट किया कि अयोध्या और काशी बेचने के बाद अब जो है वो मथुरा बेचने की तैयारी है। ये जानते हैं आप किसके लिए कहा? भाजपा के लिए। जी। तो क्या लग रहा है कि मतलब क्या फिर वही धर्म, वही मंदिर मस्जिद वही फिर चलेगा यूपी के इलेक्शन में? मुमताज साहब, ये तो बिल्कुल साफ है। समझा आपने? बीजेपी यूपी के इलेक्शन तो छोड़ दीजिए, जब तक इलेक्शंस होते रहेंगे तब तक उसके पास इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। समझा आपने? लोग परेशान हाल है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये कि इसकी अप्रोच के तहत लोग जो हैं बीजेपी की तरफ आज भी जुड़े हुए हैं। समझा आपने? तो पूर्वांचल जो एक्सप्रेस वे है जी, तो वहाँ अभी पीएम भी गए थे, वहाँ जहाज उतारा गया और ऐसा लग रहा था जैसे आज जो है 26 जनवरी है और पूरा वही माहौल। तो ऐसा कैसे आप कह सकते हैं कि फोकस जो है वो मंदिर ही रहेगा? नहीं, फोकस वो कर रहे हैं। अच्छा, कर रहे हैं। वो तो महंगाई बेरोजगारी की बात भी कर रहे हैं। वो तो रोजगार दे रहे हैं। असल जो है फोकस, वो करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन नहीं, वो तो लाठी मार रहे हैं। कहाँ? आज वीडियो आपने देखा होगा, कल नौजवानों को बड़ी लाठी चलाई जिसपे वरुण गांधी। नहीं, आप देने की बात कर रहे हैं ना। तो वो तो मतलब 1 करोड़ जो है वो कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं। जो चाहते, जितना चाहते हैं कर देते हैं। योगी जी का यहाँ तक यूपी के दिल में पोस्टर भरे पड़े हैं, इसमें कोई, लेकिन वो तो कहेंगे। लेकिन वो सब कोई चीज़ नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे गैस महंगी हुई हो, चाहे क्या कहते हैं, सब उससे भुगत रहे हैं। गैस का सिलेंडर बढ़ दिया है, अब सब्सिडी खत्म कर दी, अब लोगों को खरीदना पड़ रहा है, आदत पड़ गई है। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया। डीजल से तो सभी मुतासिर हो रहे हैं। खाद की बात ये करते हैं। मैं खुद किसान हूँ, आई कम फ्रॉम, मैं तो फार्मर बैकग्राउंड से आता हूँ, खेती आज भी मैं अपनी करता हूँ। तो खाद का दाम जो है ये कह रहे हैं, मगर जो खाद पिछले चुनाव में पिछले साल जो है वो 1100 रुपये थी, पतला था। इस साल जो है फसल में वो 1300-1400 रुपये बिक रही है। तो हर जगह लोग परेशान हैं, मगर वो जो उनका वो है ना, जो ज़हन को परागंदा कर दिया है, वो चीज़ उसकी काम कर रही है। तो मैं ये कह रहा था कि ये तो जब तक पार्टी का मामला रहेगा, ये उनके पास और कोई चीज़ है नहीं इसके। समझा आपने? हर फ्रंट पर फेल है। समझा आपने? चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिसी हो, उससे लंबी बात हो जाएगी। नेशनल फ्रंट पे हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट देखिए उसमें क्या तमाशा हो रहा है, त्रिपुरा में क्या हुआ। समझा आपने? उसके बाद अभी क्या हुआ है तो कुछ नंबर नागालैंड में, कश्मीर में कहीं कुछ तो काम किया होगा योगी सरकार ने, कुछ
हाँ, एक नंबर दे रहा हूँ। मुनाफरत फैलाने का काम किया है, मुनाफरत फैलाने का जबरदस्त काम किया है, कर रहे हैं, समझा आपने। इसमें तो वो मोदी जी से एक हाथ आगे निकलना चाह रहे हैं, और समझा अंदर खाने उनके दिमाग में कहीं है कि मोदी जी का मामला हो तो उसके बाद मुझे, चूंकि इस वक्त हम ही दोनों बैठे हैं, नहीं मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा कोई बीजेपी का भी नुमाइंदा हो। नहीं, मैं मुमताज साहब बात करूँ, जो बात आपने सवाल किया था वो कह रहा था कि उनके पास इसके मुनाफरत के अलावा कोई वो नहीं है। तो उन्होंने जो है अयोध्या का मामला तो अब एक तरह से खत्म से हो गया। मुसलमानों ने कहा कोर्ट का फैसला जो है उसको मानेंगे, उन्होंने माना, पहले कहा था उन्होंने, और पूरी तरह से माना। लेकिन यहाँ तक कि वो कोर्ट ने कह दिया कि साहब उसका जो है मस्जिद जो है अयोध्या में कहीं प्रोमिनेंट प्लेस पे बनाई जाए। तो प्रोमिनेंट है कि 27-28 किलोमीटर दूर जा करके, वो भी कह दिया उसका नाम बाबरी मस्जिद नहीं होगा, ये भी कह दिया कि बाबरी मस्जिद कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, अस्पताल पे कहीं औरंगजेब का नाम भी नहीं लिखा जाएगा, मतलब कुछ भी इस तरह का नाम नहीं, बाबरी का लफ्ज़ ही वहाँ नहीं रहेगा। और उन लोगों को वहाँ इंचार्ज बना दिया है, जिम्मेदारी दे दी है, जो उसमें एक हाथ आगे हैं, इनसे आगे वही कह देते हैं कि हम नहीं रखेंगे, हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में है, उसके इंटरेस्ट। तो अब वो तो गया, अब नया कुछ चाहिए। तो अयोध्या के बाद जो है मथुरा और वाराणसी, अब अगर मालिक थोड़ी देर के लिए प्रिज्यूम कीजिए कि हम कहें भाई चलो ठीक है झगड़ा ख़त्म करो, मथुरा भी छोड़ दो, काशी भी छोड़ दो, 100 मस्जिद लेके फिर आ जाएंगे। हाँ, ये तो मतलब यह है कि इनका तो एजेंडा मतलब ये चलता ही रहेगा, मतलब इसी बुनियाद, इनकी बुनियाद ही यही है। हाँ, कि इसी बुनियाद। अच्छा, सबसे हार जाएंगे ना, मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो राइट कराने में भी वो नहीं पीछे हटेंगे, राइट करवा देंगे ताकि माहौल और ख़राब हो, क्योंकि उनका वोट इसी बुनियाद पर है। लोग नहीं, लेकिन इनका तो कहना है था जब से हम आए तब से दंगे कहाँ हुए? दंगे इसलिए मुख्तार अब्बास नकवी रोज बयान देते हैं, वो दंगे इसलिए नहीं हुए हैं कि मुसलमानों को उन्होंने ऐसा क्रश कर रखा है कि वो उसकी उस तरह से मतलब हालात पैदा कर रखे हैं। या तो दंगे करने वाले खुद ही सत्ता में कुछ दंगा, बस ये आपने मतलब ये हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं वो दंगे करवाते थे ना, नहीं वो सही कह रहे हैं, वो दंगे करवाते थे, अब खुद उसमें आ गए हैं, तो अब दंगा नहीं करवा रहे हैं, दंगा करवाने वाले तो सत्ता में आ गए हैं। तो वो जब उनको सूट करेगा ना, नहीं बात ये तब वो करवाएंगे। अखिलेश यादव सरकार थी तो आपने देखा 2012 से 17 तक में 600 से ज्यादा दंगे छोटे बड़े हुए। जी। मतलब 4.5-5 साल तक यही टीवी पर चलता रहा। जी। अच्छा, मुजफ्फरनगर में आपने देखा कि 50,000 लोग जो है वो नकल मकानी करने पर, कई दंगे हुए, पर जो है मजबूर हुए। मतलब ये मेरे ख्याल से कि जिस वक्त मुल्क बटा उस वक्त भी ये सिचुएशन नहीं थी। मैं खुद मुजफ्फरनगर गया, लेकिन जब योगी जी की सरकार आई तो इसमें हमने कहीं दंगे इस तरीके के नहीं देखे कोई। तो मतलब इसी बुनियाद पे कह रहे हैं कि भाई हमारे दौर में दंगे कहाँ हो रहे हैं, दंगे हमने खत्म कर दिए। तो ये उनका क्या क्रेडिट जाता है कि दंगे नहीं हुए? नहीं, क्रेडिट नहीं, वो बात वही है कि यही लोग दंगा करवाते थे, अब खुद सत्ता में है, अब उन्होंने रास्ता बदल दिया है, लिंचिंग करो, ये करो, वो करो, मुनाफरत फैलाओ, इस पे लग गए हैं अपना आराम के। आखिरी बात की क्या लग रहा है कि अभी कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, और क्या चुनाव आते आते यूपी के हालात बदलेंगे? क्या इतिहास नहीं, आज की तारीख में तो मेरा मानना ये है, अगर मुझसे आप पूछते हैं, मैं पिछले दिनों ईस्टर्न यूपी की तरफ था भी, तो मेरा मानना यह है, इसलिए कि मैं बैठता हूँ तो जो लेबर तबका है लोएस्ट से हाईएस्ट तक मेरा थोड़ा सा टच रहता है। तो और फिर मैं वकालत वाला वो कि देखिए आप क्या कहते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन में आपके अंदर से क्या बात निकलती है, तो जो मैंने बात निकाली और निकालता रहा, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा तो नटशेल में ये है कि अगर कल चुनाव हो जाए तो बीजेपी का पल्ला भारी है, बीजेपी सर्टेनली गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अखिलेश यादव की ये बड़ी भारी भूल है जो बैठे हुए हैं कि हम तो चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं और बंगाल की तरह हम कोर्ट मिलने वाला है। उनको अपने आप सोच, अपनी बिल्कुल गलतफहमी है उनकी, अपनी सोच को बदलना चाहिए और कुछ उस पर काम करना चाहिए। सेकुलरिज्म का दामन पकड़ कर के ऑफेंसिव होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका मुकाबला आप ऑफेंसिव होकर के कर सकते हैं। अब अगर आप मुमताज अजीज साहब बोलेंगे, जेड के फैजान साहब बोलेंगे, तो उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट करके मजीद फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। प्रमोद कृष्णम ने भी कहा, हाँ, खुलकर बोलो, इसलिए इनकी जिम्मेदारी है, समझा आपने। तो बहरहाल अब खुल के कहो बात तो कुछ बात बनेगी, ये दौरे शहरा तो कनायात नहीं है, समझा आपने। नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा जेड के फैजान साहब, आपसे गुफ्तगू हुई उत्तर प्रदेश की सूरत हाल पर, और फिर हम इसी तरीके से गुफ्तगू करते रहेंगे आइंदा। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप आए। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जेड के फैजान साहब, जिनसे हमने उत्तर प्रदेश की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है
उस पर बात की। हम फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए RNI न्यूज़।